हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में गाउस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ करते हुए किस तरीके से गाउस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और गाउस लॉ क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। गाउस लॉ, गाउस ने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो हमारे जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ जिस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक लॉ प्रपोज किया था, लॉ हमें दिया। क्या है वो लॉ? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एस, यानी कि गाउस का लॉ, पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि गाउस का लॉ जो अप्लाई किया जाएगा वो केवल क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई किया जाएगा। ओपन सरफेस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उसका यूज करते हुए फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस है तो उसके लिए हम गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? कि जो क्लोज सरफेस होती है उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पर क्यू क्या है? Q is the total charge enclosed by S. Q is the total charge enclosed by S, यानी कि ये जो, जैसे यहाँ पर हम देखें कि हमने एक स्पेरिकल एक सरफेस लिया है, ये क्लोज्ड सरफेस है S, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड है Q। तो इस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ? Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जो यहाँ पर Q होता है ये एक सरफेस S के अंदर आने वाला टोटल चार्ज होता है। सरफेस S के बाहर अगर कोई चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज होगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज होता माइनस Q, तो इस चार्ज को हम अपने कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चार्ज जो है ये सरफेस S के क्या है, बाहर है। हमें केवल वही चार्जों को यहाँ पर गाउस लॉ में यूज करना है, Q में, टोटल चार्ज में, जो कि सरफेस एस के अंदर होते हैं। क्लियर? ये जो गाउस लॉ है इसको हम प्रूफ कर सकते हैं या इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो हम यूज कर सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, या जो कह सकते हैं कूलम लॉ होता है, वहां से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम ये स्पेरिकल गाउसियन सरफेस ले लेते हैं जिसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, और ये जो स्पेरिकल सरफेस है, ये जो स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी हो जाती है? R। तो इस स्पेरिकल सरफेस पर हमने एक सरफेस एरिया एलिमेंट लिया डेल्टा एस वेक्टर। इस डेल्टा एस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी? तो हमने बताया था कि जब क्लोज सरफेस होती है तो एरिया वेक्टर जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ होता है। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कहाँ पर होगा? रेडियल डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स इस एरिया एलिमेंट वेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कहाँ पर होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस वेक्टर यहाँ पर क्या है? पैरेलल में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डेल्टा एस वेक्टर, ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। दैट मीन्स थीटा क्या हो गया यहाँ पे? 0 डिग्री। तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स, तो उसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पाई। स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? स्मॉल डेल्टा फाई। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, जो कि हमारा डेफिनेशन होता है फ्लक्स का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना है? 0 डिग्री। कॉस जीरो क्या हो जाता है? 1। दैट मीन्स डेल्टा फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई डेल्टा एस। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो यहाँ पे जो सरफेस का पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखें इस प्लस क्यू चार्ज से सरफेस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है? R। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? R, स्मॉल r। तो स्मॉल r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो वैल्यू कितना हो जाता है? E इक्वस टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो
फ्लक्स डेल्टा फाई, तो फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डेल्टा एस था, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। तो ये तो स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स था। अगर हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ऐसे क्या कर सकते हैं, और भी एरिया एलिमेंट ले सकते हैं और उन सबसे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एस, जो हमारी क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस है, उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू समेशन डेल्टा फाई। वैल्यू पुट करें तो समेशन डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। अब देखें यहाँ पर समीशन में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो ये कांस्टेंट है तो समीशन से बाहर रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। Q ये भी कांस्टेंट है, सभी एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो और सोर्स है वो Q है, सबकी डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर है, ये भी इक्वल है, तो ये Q अपॉन आर स्क्वायर भी समीशन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, समीशन डेल्टा एस। समीशन डेल्टा एस का मतलब है कि जब हम पूरी सरफेस का समीशन करेंगे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं S। अब ये S क्या है, S इज द टोटल एरिया ऑफ स्पेरिकल सरफेस। S को क्या लिख सकते हैं, S क्या है, टोटल एरिया ऑफ सरफेस S, स्पेरिकल सरफेस S। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। देखें यहाँ से क्या कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से ये 4 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये Q क्या है, जो Q है वो स्पेरिकल सरफेस S के द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज है, टोटल चार्ज। अगर और कोई भी चार्ज होता तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाता, तो उस वजह से यहाँ पर जो टोटल चार्ज होता है वो एनक्लोज्ड होता है। तो ये जो हमने प्रूफ किया है, ये हालांकि हमने स्पेरिकल सरफेस के लिए किया है, लेकिन ये इन जनरल सभी सरफेसेस के लिए वैलिड है। तो इन जनरल जो हमारा गाउस लॉ होता है वो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हियर Q इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस एस। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, गाउस लॉ। क्लियर। इसके बाद में गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है, गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। गाउस लॉ जो होता है वो सभी तरह की क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होता है, ट्रू होता है। उस सरफेस का शेप कैसा है, उस सरफेस का साइज कैसा है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल में स्पेरिकल सरफेस लिया था, स्पेरिकल की जगह पर कोई रैंडम सरफेस भी हो सकता है, इस तरह का सरफेस भी हो सकता है क्लोज्ड, ठीक है, इस तरह का सरफेस भी हो सकता है क्लोज्ड, किसी भी शेप का किसी भी साइज का क्लोज्ड सरफेस हो सकता है, उसके लिए गाउस लॉ ट्रू होता है, होल्ड करता है, यानी वैलिड होता है। द टर्म Q on the right side of Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface। जो गाउस लॉ होता है उसमें राइट साइड में जो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो में जो Q टर्म आ रही है, तो Q जो है उसमें कौन कौन से चार्जेस इंक्लूडेड है, तो सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एनक्लोज्ड का मतलब समझ में आ रहा है, अंदर है। द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर वो कहीं पर भी लोकेटेड हो सकते हैं, लेकिन Q में कौन कौन से चार्ज इंक्लूड होंगे, जो कि सरफेस के अंदर होंगे। नेक्स्ट क्या है, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज so chosen that there are some charges inside and some outside। यानी कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कि हमने ऐसी सरफेस चूज की है जिसमें कुछ
चार्जेस तो जो है वो सरफेस के अंदर हैं, कुछ चार्जेस बाहर हैं, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा, प्रोड्यूस होगा, वो सभी चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अंदर की चार्जेस की वजह से, सरफेस के अंदर जो चार्जेस है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और सरफेस के बाहर जो चार्ज हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एस। बट जो गाउस लॉ में क्यू होता है वो केवल और केवल किसकी वजह से होता है, इनसाइड चार्जेस की वजह से होता है, या उस लॉ में जो हम क्यू काउंट करते हैं, क्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम अंदर वाले चार्जेस को ही, सरफेस के अंदर वाले चार्जेस को ही कंसिडर करते हैं, बाहर वालों को नहीं करते हैं। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किन चार्जेस की वजह से होता है, इनसाइड वाले या आउटसाइड वाले या दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरह के चार्जेस वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं। द सरफेस नेक्स्ट है, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ इज कॉल्ड द गाउसियन सरफेस। गाउस लॉ के एप्लीकेशन के लिए हमें कोई ना कोई क्लोज सरफेस वहां पर चूज करनी पड़ती है, और जो क्लोज्ड गाउसियन सरफेस होती है, क्लोज सरफेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस। हम किसी भी सरफेस को गाउसियन सरफेस के रूप में चूज कर सकते हैं और गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पर हमें गाउसियन सरफेस चूज करते समय क्या ध्यान रखना है, तो टेक केयर नॉट टू लेट द गाउसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो गाउसियन सरफेस हमने चूज किया है वो किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास ना हो, क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सभी पॉइंट्स पे, जैसे कि हम बात करें कि जब चार्ज के पास जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाता है, और उससे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो इस वजह से हम ऐसी कोशिश करते हैं, या हम इस तरह का ध्यान रखते हैं कि गाउसियन सरफेस किसी भी डिस्क्रीट चार्ज से पास ना हो। हाउएवर द गाउसियन सरफेस कैन पास थ्रू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, सेकंड है इसमें, नेक्स्ट है फॉर ए सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस। सिमेट्रिकल का मतलब है ऐसी गाउसियन सरफेस जिसमें सिमेट्री हो, जैसे कि स्पेरिकल सरफेस होती है अपनी, सिलिंड्रिकल सरफेस होती है अपनी, क्यूबिकल सरफेस होती है, ये सब कैसी है, सिमेट्रिकल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द गाउसियन सरफेस फॉर कन्वीनियंस। यानी कि जब हम कोई भी गाउसियन सरफेस चूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन, तो हमारी कोशिश होती है कि वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल होने से क्या होगा कि उस गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के पैरेलल होगा, या उसके परपेंडिकुलर होगा, या एंटी पैरेलल होगा। तो इस तरह की सिचुएशन होंगी, और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कन्वीनियंस के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि फिर हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है टीडीएस हो जाती है। नेक्स्ट है, गाउस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। गाउस लॉ जो होता है वो कूलम्ब लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। इसका मतलब है कि गाउस लॉ जो होता है वो कूलम्ब लॉ का जो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होती है उस पर बेस्ड होता है। अगर गाउस लॉ में कोई डेविएशन होता है, अगर कहीं पर भी गाउस लॉ वायलेट होता है, तो उसका मतलब है कि जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं वो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे नहीं है, या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से डेविएशन शो हो जाएगा कि दैट फील्ड और फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर। इसके बाद में हम गाउस लॉ के कुछ एक एप्लीकेशन देखते हैं, और इस एप्लीकेशन में